बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पे। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिकल पार्टीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। इन द लास्ट चैप्टर वी स्टडीड द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन प्रोसीजर। पॉलिटिकल पार्टीज आर अ लिंक दैट कनेक्ट कॉमन पीपल, डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेशन एंड इलेक्शंस। तो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि किस तरीके से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करता है और किस तरीके से इलेक्शन का पूरा प्रोसेस होता है। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं ये एक लिंक का काम करती है कॉमन पीपल, डेमोक्रेसी, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स और इलेक्शन के बीच। Whatever we read or hear about politics is related to political parties. Political parties exist in all democratic systems. In fact, political parties compete with each other only in a democracy. In this chapter, we will study the political party system in India. अब कहीं भी आप पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी पढ़ोगे या कुछ भी देखोगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पॉलिटिकल पार्टी की ही बात हो रही होगी। इस दुनिया में जहाँ भी डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट किया गया है वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं। इनफैक्ट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वही डेमोक्रेसी में एक दूसरे के साथ compete करती हैं एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज़ का सिस्टम कैसा है। In your school and the surroundings, you must have seen some groups, institutions, organizations working to achieve some objectives. Some organizations take initiative in resolving social problems. You may have read about various movements and their work. तो हम अपने स्कूल में या आसपास देखें तो हमें बहुत सारे ग्रुप्स दिखते हैं या इंस्टीट्यूशंस दिखते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस दिखते हैं जो किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव, किसी ना किसी मोटिव को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये कुछ इनिशिएटिव्स लेते हैं जिसके कारण वो जो भी सोशल प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं, जैसे सपोज़ क्लीनिनेस ज़्यादा से ज़्यादा लाने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। तो जिस भी सोशल प्रॉब्लम के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है तो बहुत सारे एफ़र्ट्स, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेने पड़ते हैं। और हमने पहले भी हिस्ट्री में बहुत सारे मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा है जो अलग अलग मोटिव्स के कारण किए गए थे और साथ ही साथ किस तरीके से उसमें काम किया गया था। Just as there are active groups, institutions and movements, similarly there are political parties who contest election. Political parties are also a kind of social organization, but there is a difference between political parties and other institutions and organizations in society. तो जैसे कि हम कोई एक्टिव ग्रुप का नाम सुनते हैं कि ये ग्रुप ये सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, एनजीओ, इंस्टीट्यूशन में एनजीओज़ आएंगे, या कोई भी मूवमेंट सुनते हैं कि जैसे अभी रिसेंटली हम फार्मर्स का मूवमेंट सुन रहे हैं कि फार्मर्स जाके दिल्ली में बैठे हुए हैं कि हमारी डिमांड्स पूरी करो, आपने जो फार्मर बिल पास किया है उसे आप रद्द कर दो। तो इस तरीके से मूवमेंट्स भी हम सुनते हैं। तो सेम वे में पॉलिटिकल पार्टीज़ भी होती हैं जो इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ भी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन ही होती है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ही होती है जो लोगों के वेलफेयर के लिए, सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाई जाती है। लेकिन कुछ माइन्यूट डिफरेंस होता है बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज़ या दूसरे कोई भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी। The difference is in the goals and style of working of political parties and other organizations. On this background, we can say that when people from organizations with the objective of achieving political power and participate in the electoral process, such organizations are called political parties. तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस और पॉलिटिकल पार्टी में डिफरेंस क्या होता है? तो डिफरेंस होता है गोल, कि एक्चुअली क्या मोटिव से वो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है और किस तरीके से वो पार्टी काम कर रही है। मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी के काम करने का तरीका, उसके गोल्स बहुत अलग होते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ किसी एक सोशल प्रॉब्लम या किसी
एक कम्युनिटी के बारे में सोचकर काम नहीं कर सकती, क्योंकि पूरी देश के लिए बनती है पॉलिटिकल पार्टी या पूरे एक स्टेट के लिए बनती है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस का क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस के अपने पर्टिकुलर मोटिव होते हैं, अपने मेंबर्स के मोटिव होते हैं और वो उसके लिए काम करती है। तो ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी के कारण हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव रहता है पॉलिटिकल पावर पाना और इसके लिए वो इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम पॉलिटिकल पार्टीज़ कहते हैं। Political parties thus can be described as a group of people who aim to contest elections, win election and get power and establish the government of their party। तो इसीलिए हम कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी को डिस्क्राइब कर सकते हैं एज ग्रुप ऑफ पीपल जिनका एम रहता है इलेक्शन में कंटेस्ट करना, इलेक्शन जीतना, पावर पाना और अपनी गवर्नमेंट स्टैब्लिश करना। फॉलोइंग आर सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। अब आपको पॉलिटिकल पार्टी के फीचर्स बताए गए हैं कि कैसे आप कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन एक पॉलिटिकल पार्टी है। सो फर्स्ट वन इज़ टू बी इन पावर। Achieving power through elections is the main objective of political parties. Thus, different political parties compete with each other to get power. There is nothing wrong in this competition, but the competition should be fair. तो सबसे पहला फीचर होता है पॉलिटिकल पार्टी का कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ऑब्जेक्टिव होता है इलेक्शन के ज़रिए पावर पाना। और जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो इलेक्शन में एक दूसरे के साथ compete करती हैं और फिर जो जीतता है वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है, उससे पॉलिटिकल पावर मिलती है। और ये जो कंपटीशन होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच, इसमें कुछ भी गलत नहीं होता है। ये एक प्रोसीजर होता है जिसे पूरा किया जाता है, लेकिन ज़रूरी है कि ये जो भी कंपटीशन हो रहा है ये फेयर हो, किसी भी गलत तरीके का कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी इलीगल मिसयूज ऑफ मनी, नथिंग टू परस्यू एन आइडियोलॉजी। Every political party has some policies and worldviews. Parties have a particular stand about social issues. These together make party ideology. अब जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाती है तो उसके पीछे एक आइडियोलॉजी होती है। आइडियोलॉजी मतलब एक सोच होती है कि ये पार्टी किस तरीके से काम करना चाहती है, इसका मोटिव क्या है। अब जैसे हमने एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बारे में पढ़ा है कि किस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी थी इसमें दो भाग हो गए थे, एक एक्सट्रीमिस्ट थे, एक मॉडरेट्स थे। एक का मोटिव था कि हर चीज़ हमें वॉयलेंस के साथ करनी है, लड़ के झगड़ के अपना हक रखना है और अपना हक मांगना है। और जो दूसरे थे उनका ये बोलना था कि हमें वॉयलेंस की ज़रूरत नहीं है, हम शांति प्रिय पीसफुल वे से जाकर अपनी डिमांड रखते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी डिमांड पूरी कर दो। तो ये आइडियोलॉजी होती है, ये सोच होती है कि एक्चुअली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सोच क्या है, वो बताती है कि वो पॉलिटिकल पार्टी कैसी होगी। साथ ही साथ जो अलग अलग पार्टीज़ होती हैं उनका अपना स्टैंड होता है किसी भी सोशल इश्यूज़ में, और ये सब मिलकर किसी भी पार्टी की आइडियोलॉजी बनाते हैं। The people who consider any specific party ideology as acceptable support that political party. Social support received by a political party is called the mass base of political party. In modern days, ideologies of all political parties appear to be similar. Hence, it has become difficult to differentiate between the parties on the basis of ideologies. तो कोई भी पर्सन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इसलिए सपोर्ट करता है क्योंकि उसे उसकी आइडियोलॉजी पसंद है, ये मेन रीज़न होता है। और सोशल सपोर्ट जो कि पॉलिटिकल पार्टी रिसीव करती है उसे हम मास बेस कहते हैं ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। आज के मॉडर्न डेज़ में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की आइडियोलॉजीज़ हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजीज़ लगभग सेम है, इसीलिए बहुत प्रॉब्लमैटिक हो गया है ये डिफ्रेंशिएट करना कि हम पार्टी की आइडियोलॉजी के हिसाब से किस तरीके से उसे चूज़ करें। नाउ टू हैव अ पार्टी एजेंडा।
Political parties prepare their party's agenda on the basis of party ideology. They implement the agenda after they get political power. Even if they do not get political power, political parties try to get support of people on the basis of agenda. अब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपना पार्टी का जो भी एजेंडा होता है वो प्रिपेयर करती हैं अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से. नेक्स्ट, ये जो एजेंडा होता है ये इम्प्लीमेंट करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ पॉलिटिकल पावर पाने के लिए. और अगर उन्हें पॉलिटिकल पावर नहीं मिलता तो फिर भी वो अपना एजेंडा लोगों को बताकर लोगों का सपोर्ट पाने की कोशिश करती हैं. नाउ टू एस्टैब्लिश अ गवर्नमेंट, ये सबसे मेन मोटिव होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का. Political parties establish the government and govern the nation. The political party which gets majority in elections forms the government. The parties which do not get majority acts as opposition parties. तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का सबसे मेन मोटिव होता है कि गवर्नमेंट स्टैब्लिश करना और नेशन को गवर्न करना. पॉलिटिकल पार्टी जिससे मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिलते हैं वो इलेक्शन जीत जाती है और वो फिर जाकर अपनी गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर लेती है. इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डेप्थ में हमने क्लास 8 और क्लास 9 में पढ़ा है. और वो पार्टी जिसे मेजॉरिटी नहीं मिल पाती वो पार्टी अपोजिशन पार्टी बन जाती है. नाउ नेक्स्ट फीचर इज़ टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल. किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ गवर्नमेंट और हम कॉमन पीपल के बीच लिंक का काम करती है. पॉलिटिकल पार्टीज़ वर्क एज अ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल. Political parties communicate the demands and complaints of the people to the government. The government tries to get support of the people for its policies and programs through political parties. जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो गवर्नमेंट और लोगों के बीच एक लिंक का काम करती हैं. जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो जो भी लोगों की डिमांड है, कंप्लेंट्स है, वो गवर्नमेंट तक पहुंचाती है. और फिर गवर्नमेंट कोशिश करती है कि लोगों के सपोर्ट से लोगों के लिए नई नई पॉलिसीज़ बनाई जाए, लोगों के लिए प्रोग्राम्स बनाए जाए और फिर उन्हें इम्प्लीमेंट कराया जाए. नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ चेंजिंग नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन इंडिया. किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो वर्किंग है, कि जो काम करने का तरीका है एंड बेसिक नेचर है वो चेंज होता गया है विद टाइम इन इंडिया. The Congress was a strong political party in the post-independence period. Congress had a majority at center and in most of the states. Indian politics was controlled by the Congress party. This era was described as the era of single dominant party system. तो हुआ क्या था, जब हमें नई नई इंडिपेंडेंस मिली थी तो हमारे पास एक पार्टी थी जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और वो थी कांग्रेस पार्टी. और इस पार्टी का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस था हमारी कंट्री पे. इस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी थी क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलर पार्टी, लोगों के मन में एक जो नेशनलिज्म जिस पार्टी ने या जिस पार्टी के लोगों ने क्रिएट किया था, या लोगों का मानना था कि जिस पार्टी के कारण हमें हमारा देश आज इंडिपेंडेंट मिला है, लोग उसी पार्टी को सपोर्ट करते थे और वो थी कांग्रेस पार्टी. इंडिया का कंप्लीट पॉलिटिक्स कांग्रेस पार्टी कंट्रोल करती थी और ये ऐसा एरा था जिसे कहा जाता है एरा ऑफ सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम. Now the non-Congress parties came together and challenged single dominant party system in 1977. पर 1977 में कुछ बदलाव आए, दूसरी पार्टी सामने आई और उन पार्टीज़ ने चैलेंज किया कांग्रेस पार्टी को, चैलेंज किया सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम ऑफ इंडिया को. मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस तरीके की चीज़ों को आप कहानी की तरह समझिए कि इंडिया को नई नई इंडिपेंडेंस मिली, एक पार्टी थी जिसे पूरा देश चाहता था, पूरे देश में सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी थी, मतलब मेजॉरिटी ऑफ वोट्स थे उस पार्टी के लिए. और सडनली 1977 में दूसरी पार्टीज़ आई और उन पार्टीज़ ने इस पार्टी को चैलेंज किया, एक ऐसी पार्टी जिसने पूरे देश में अपना डोमिनेंस फैला के रखा हुआ था. आफ्टर द 1989 लोकसभा इलेक्शंस, द सिस्टम ऑफ वन पार्टी इमर्जिंग एज डोमिनेंट पार्टी केम टू एन एंड.
Since then, different parties began to come together to form coalition government. Both the Bharatiya Janata Party and Congress Party made an experiment of establishing coalition government. और 1989 का जो लोकसभा इलेक्शन था, इसमें एकदम से चीज़ें बहुत चेंज हो गई. कैसे चेंज हो गई कि इतने सालों से जो एक पार्टी का डोमिनेंस चल रहा था, ये ख़त्म हुआ. दूसरी पार्टी सामने आई. पार्टीज़ ने मिलकर कोalition गवर्नमेंट मतलब होता है कि दो पार्टीज़ मिलकर एक पार्टी फॉर्म कर लेती है, अपने वोट्स मिला लेती है. तो कोalition गवर्नमेंट फॉर्म किया दूसरी पार्टीज़ ने, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी. अब आप कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी तो ऑलरेडी डोमिनेंस में थी. नो, ये दोनों अलग पार्टीज़ हैं. मैं जिस पार्टी के डोमिनेंस की बात कर रही हूँ वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, और कांग्रेस पार्टी इज़ डिफरेंट. तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि हम मिलकर कोalition गवर्नमेंट बनाते हैं. द बिलीव दैट कोalition गवर्नमेंट ब्रिंग्स instability was proved wrong by the political party system in our country. In fact, the coalition government system as stabilized in India. और फिर इतने सालों से जो सोच थी कि दो पार्टीज़ मिलकर साथ में अगर गवर्नमेंट बनाती है तो ये चीज़ इनस्टेबिलिटी ले आएगा हमारे देश में, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ. ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ, और उसके बाद से कोalition गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो इंडिया में आ गया. इफ़ पावर रिमेन्स विथ वन पॉलिटिकल पार्टी for a long period, and if no other political parties are influential, the party system is called one party system. अब किसी भी ऐसी जगह में अगर एक पार्टी के हाथ में बहुत लॉन्ग टाइम तक पावर रहता है और दूसरी किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई पावर नहीं मिलता या उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, तो ऐसे पार्टी सिस्टम को वन पार्टी सिस्टम कहा जाता है. इन पॉलिटिक्स, व्हेन टू पॉलिटिकल पार्टीज आर इन्फ्लुएंशियल and if political parties enjoy power alternatively, the party system is called two party system. और किसी भी जगह के पॉलिटिक्स में अगर दो पार्टीज़ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं और इन्हीं को हमेशा एक्सचेंज होती रहती है पावर, तो ऐसी जगह को टू पार्टी सिस्टम कहते हैं. व्हेन मेनी पॉलिटिकल पार्टीज़ compete for political power and more or less they are equally influential, the political party is called द पार्टी सिस्टम इज़ कॉल्ड मल्टी पार्टी सिस्टम. और जैसे कि इंडिया का हाल है जहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जिसमें लगभग सबका इन्फ्लुएंस होता है, और ये सारी पार्टीज़ मिलकर compete करती हैं पॉलिटिकल पावर के लिए, तो ऐसे सिस्टम को मल्टी पार्टी सिस्टम कहा जाता है. ऑल्सो अंडरस्टैंड द नेशनल पार्टीज़ एंड द रीजनल पार्टीज़. To get recognition as a national party, the Election Commission has prescribed the following conditions. किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी का रिकग्निशन पाने के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं. अ पॉलिटिकल पार्टी शुड सिक्योर मिनिमम 6% ऑफ द वैलिड वोट्स इन 4 और मोर स्टेट्स इन द अर्लियर लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शंस, एंड मिनिमम 4 members शुड बी इलेक्टेड इन द लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट्स इन अ अर्लियर इलेक्शन. तो किसी भी पार्टी को मिनिमम 6% वैलिड वोट्स होने चाहिए 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट से इन द अर्लियर लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शन, या फिर मिनिमम 4 उसके जो मेंबर्स हैं वो इलेक्टेड होने चाहिए लोकसभा में किसी भी स्टेट से, और या फिर स्टेट्स इन द अर्लियर इलेक्शन. और the candidate of a party should be elected from minimum 2% constituencies of total Lok Sabha constituencies from minimum 3 states. या फिर जो भी कैंडिडेट है कम से कम 2% जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं पूरी लोकसभा की उसमें से वो इलेक्ट होना चाहिए, और मिनिमम 3 स्टेट से. नाउ टू गेट रिकॉग्निशन एज अ रीजनल पार्टी, द इलेक्शन कमीशन हैज़ प्रिस्क्राइब द फॉलोइंग कंडीशन. किसी भी रीजनल पार्टी को रिकग्निशन पाने के लिए ये फॉलोइंग कंडीशंस फॉलो करने पड़ते हैं. अ पॉलिटिकल पार्टी शुड सिक्योर 6% ऑफ द वैलिड वोट इन द अर्लियर लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शन, एंड मिनिमम 2 members शुड बी इलेक्टेड इन द विधानसभा. उस पॉलिटिकल पार्टी को कम से कम 6% वैलिड वोट्स मिलने चाहिए अर्लियर इलेक्शन में या स्टेट असेंबली इलेक्शन में, या मिनिमम 2 मेंबर विधानसभा में इलेक्टेड होने चाहिए. अ पॉलिटिकल पार्टी शुड सिक्योर मिनिमम 3% ऑफ द सीट्स आउट ऑफ टोटल सीट्स ऑफ विधानसभा और मिनिमम 3 सीट्स, या फिर उस पॉलिटिकल पार्टी को कम से कम 3% ऑफ सीट्स मिलने चाहिए
विधानसभा की टोटल सीट में से या मिनिमम 3 सीट्स मिलनी चाहिए। नाउ लेट अस नो अबाउट सम इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इंडिया। अब हम कुछ इंडिया की इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सो कमिंग टू नेशनल पार्टीज़, first one is Indian National Congress. The Indian National Congress was established in 1885. At the time of its establishment, Congress was an all-comprehensive movement working for national independence. Groups with different ideologies had come together in the nationalist movement. हमारी कंट्री की सबसे पहली पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे इस्टेब्लिश किया गया था 1885 में। जब ये इस्टेब्लिश हुई थी तो कांग्रेस जो थी, कांग्रेस पार्टी जो थी, ये सारे जितने भी नेशनल मूवमेंट्स थे, इंडिपेंडेंस के लिए जो भी मूवमेंट्स हो रहे थे उस पे काम कर रही थी। और ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे अलग अलग लोग जिनकी अलग अलग आइडियोलॉजीज़ थी, ये लोग साथ में आए और मिलकर इन लोगों ने नेशनलिस्ट मूवमेंट किया। After independence, the Congress emerged as the most dominant political party. The party from the beginning follows the policy of secularism, all-round development, equal rights and welfare for minorities and disadvantaged sections of the society. अब इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस पार्टी सामने आई एज मोस्ट डोमिनेंट पार्टी, हमने पहले भी पढ़ा। और ये जो पार्टी है, स्टार्टिंग से कुछ आइडियोलॉजीज़ और कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे इस पार्टी के, जैसे सेक्युलरिज्म, पॉलिसी ऑफ सेक्युलरिज्म मतलब सारे रिलीजन को इक्वल ट्रीटमेंट दिलवाना, इक्वल राइट्स देना, हर तरफ से डेवलपमेंट करना, सबको इक्वल राइट्स देना, माइनॉरिटीज़ या ऐसे सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो बहुत ज़्यादा ही डिसएडवांटेज में है, जैसे कि औरतें थी, बच्चे थे, इनका वेलफेयर करना। Accordingly, Congress has organized various programs to achieve those objectives. The party believes in democratic socialism, social equality and international peace. कांग्रेस ने बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, और ये पार्टी बिलीव करती थी हमेशा से डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में, सोशल इक्वालिटी में और इंटरनेशनल पीस में। Now next one is Communist Party of India. This party based on the communist ideology was established in 1925. It is an old party in India. This party works for welfare of laborers and workers. अब जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1925 में। ये इंडिया की एक ओल्ड पार्टी है। इस पार्टी का काम होता है कि ये लेबरर्स और जो वर्कर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करें। द पार्टी अपोजेस कैपिटलिज्म। ये पार्टी कम्प्लीटली कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट अपोज करती है। कैपिटलिज्म मतलब होता है जहाँ पे सिर्फ पैसा देखा जाता है, लोगों का वेलफेयर नहीं देखा जाता। द पार्टी लीडरशिप डेवलप डिफरेंसेस इन 1962 ओवर द इशू ऑफ whether Communist Party of India should accept the leadership of Communist China or the Soviet Union. अब ये जो पार्टी थी 1962 में, इस पार्टी में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ गए थे, डिफरेंसेस आ गए थे इस बात पे कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है इंडिया की, उसे कम्युनिस्ट चाइना की लीडरशिप सपोर्ट करनी चाहिए या सोवियत यूनियन की। दिस लेड टू स्प्लिट इन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड अ सेपरेट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, वॉज फॉर्म। और इसके कारण इस पार्टी में स्प्लिट हो गया, डिवीज़न हो गया, और इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ और एक सेपरेट पार्टी का फॉर्मेशन हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट वॉज फॉर्म्ड। नाउ भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्टी एट द नेशनल लेवल। भारतीय जनता संघ वॉज एस्टैब्लिश इन 1951। बीजेपी जो आज के समय हमारी कंट्री को संभाल रही है, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेशनल लेवल की पार्टी है। भारतीय जनता संघ को 1951 में इस्टेब्लिश किया गया था। दिस पार्टी वॉज मर्ज्ड विद जनता पार्टी दैट वॉज इस्टेब्लिश इन 1977। द जनता पार्टी कुड नॉट सर्वाइव। There was a split in the party and Bharatiya Jan Sangh, the component party of Janata Party, established a new party in 1980, भारतीय जनता पार्टी। ये जो पार्टी है भारतीय जन संघ, ये जनता पार्टी के साथ मिल गई और स्टैब्लिश किया 1977 में।
नाउ जो जनता पार्टी थी ये ज़्यादा समय तक सरवाइव नहीं हो पाई, इस पार्टी में स्प्लिट हो गया। और जो भारतीय जन संघ था जो कि कंपोनेंट था जनता पार्टी का, उन्होंने एक नई पार्टी इस्टेब्लिश कर ली जिसका नाम रखा भारतीय जनता पार्टी। The party stands for the protection of Indian culture and tradition. The party gives importance to economic reforms. ये पार्टी हमेशा से कोशिश करती है कि हमारे देश का कल्चर और हमारा जो ट्रेडिशन है वो हमेशा से प्रोटेक्टेड रहे और प्रिजर्व्ड रहे, और साथ ही साथ ये पार्टी इम्पोर्टेंस देती है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को। ये पार्टी कोशिश करती है कि हमारी कंट्री में इकोनॉमिकली भी बहुत सारे चेंजेस आएँ ताकि कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर पाए। तो यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 1 ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप श्योर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।